फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का 7वां क्लास है जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये गुरुत्वाकर्षण का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा सीजी पुलिस आरक्षक, पीएससी व्यापम, सीजी टेट, एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि इन सभी एग्जाम के सिलेबस में आपको साइंस का एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस के सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स का एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारे वीडियो के पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो मैं उस स्लाइड पे ले आता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। हमने कभी ना कभी लिफ्ट में सफ़र किया होगा। ठीक है, तो लिफ्ट में जब हम सफ़र करते हैं तो हमें अपना जो भार है, अपना जो वजन है वो कब अधिक लगता है। क्या जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, या जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। तो जब हम लिफ्ट में सफ़र करते हैं तो हमारा जो वजन है वो हमें अधिक कब मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तब हमारा जो भार है हमें अधिक महसूस होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिरती क्यों नहीं है। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, या उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। क्या इसका करेक्ट आंसर है जिसकी वजह से जो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। ठीक है, इसका जो कारण है, पीसा के मीनार में गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है वो मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए जो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो अभी तक गिरी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर अभी जो ऐसे पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसकी अगर हम दूरी को दुगनी कर दें, ठीक है, वर्तमान के अपेक्षा हम उसको दुगनी कर दें, तो सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होगा, क्या होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, अब ऑप्शन में दिया गया है अब जितना है उसका दुगना होगा, या ऑप्शन बी में दिया गया है अब जितना है उसका 4 गुना होगा, या अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, या अब जितना है उसका आधा भाग होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो गुरुत्वाकर्षण का हमने फॉर्मूला देख रखा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? F होता है, ये g एक नियतांक है। ठीक है, और ये द्रव्यमान किसका है? ये सूर्य का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी कि सन का द्रव्यमान है ms, और me मैं लिख रहा हूँ ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अपॉन में रहेगा r यानी कि दूरी। ठीक है, r का स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे ये हमारा सूर्य है, कलर चेंज कर लेते हैं,
ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, समझ में आया? एक को मैंने बताया सूर्य, ठीक है, और एक अर्थ है यानी कि पृथ्वी है। अब हमें इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है उसको हम r मानते हैं, ठीक है, ये r हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर इनके जो बीच की अभी वर्तमान दूरी है उसको हम क्या कर दें, जो r है उसको हम दुगुना कर दें यानी कि 2r कर दें, तब इसमें क्या परिवर्तन होगा, जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, बल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इस फॉर्मूला में अगर रखते हैं तो हम देखते हैं, मान लेते हैं इसको एफ डैश, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एफ डैश इक्वल टू जी, तो हम जी जो नियतांक है वो हमने लिखा एम एस और एम ई, ठीक है। नया स्लाइड में लिखूँ क्या यार, फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, एफ इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बता रखा है एफ इक्वल टू जो जी नियतांक है, एम एस यानी कि ये सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक है, और एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है, और नीचे मैंने बताया था जो दूरी है वो आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे थे हम, आर के जगह में 2r लेंगे यानी कि जो हमें दिया गया है दुगना कर रहे हैं, हमें पृथ्वी और जो सूर्य की वास्तविक दूरी है उसको दुगना कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे r के जगह में 2r लेंगे, तब इसको जैसे सॉल्व करता हूँ मैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश मानता हूँ, एफ डैश इक्वल टू जो जी है वो जी रहेगा एम एस और एम ई, ठीक है। r के जगह में क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम एस एम ई, ठीक है, यानी कि जो नियतांक है एम एस जो सूर्य का द्रव्यमान है और एम ई मैंने लिखा है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। अब आर के जगह में टू आर हमने यहाँ पे लिखा, अब दोनों का जो स्क्वायर है वो दोनों में लगेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आर का जो स्क्वायर है वो आर रहेगा। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये जो जी एम एस एम ई अपॉन जो आर स्क्वायर है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, तो मैं इसके जगह में एफ लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये 4 को मैंने 4 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे 4 अपॉन में आएगा, ठीक है, यानी कि ये नीचे में है, बटे के नीचे में है, तो 1/4 आएगा, और ये इसको मैंने एफ लिख दिया, इसके जगह में मैंने एफ लिखा। समझ में आया ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको? तो क्या हुआ, अगर हम उसके जो पृथ्वी और सूर्य की जो वास्तविक दूरी थी, वर्तमान जो दूरी थी, अगर हमने उसको दुगना किया, तो दुगना करने पे क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, यानी कि अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम उसको दुगना कर दें, दुगना कर दिए, अगर r का मान 2 रख दें, दूरी को दोगुना कर दें, तो अब जितना है उसका 1/4 भाग होगा, 1/4 अभी आया। कैसे आया वो समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो रिपीट कर लीजिए या फिर कमेंट कर लीजिए, मैं स्पेसिफिक इस पर शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें से जाकर के आप देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि, शायद ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ठीक है। पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अगर हम किसी भी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, क्या वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, या फिर वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, या फिर यह पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में परिक्रमा करने लगेगी, या फिर वह फट जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में परिक्रमा करने लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी में चक्कर लगाता रहा है, ठीक है, अपने कक्ष में एक उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये उपग्रह है चंद्रमा, और ये अपने कक्ष में
पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण कर सकता है? ठीक है, क्या अपकेंद्रीय बल के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण, या केंद्राभिमुखी बल, या फिर कोई अन्य बल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कंफ्यूजन है, बी और सी दोनों आंसर करेक्ट हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, और जो वृत्ताकार में जो घूमता है, ठीक है, ये वृत्ताकार में जो घूमता है वो केंद्राभिमुखी बल द्वारा घूमते रहता है, अपने मार्ग पर ये रखता है। केंद्राभिमुखी जो बल है वो उपग्रह को अपने मार्ग पर रखे रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी या सी कोई भी, दोनों सही है। एक्चुअल में देखें तो दोनों सही हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से तृतीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या होगा? अगर उपग्रह मतलब अचानक गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? उपग्रह उसी कक्षा में वेग से परिक्रमण करता रहेगा। क्या कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग में गति करेगा, या फिर वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा, या फिर अनंततः मूल कक्षा के किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी चंद्रमा को क्या बोल रहा है, 10 के पावर 20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा कितने न्यूटन के बल से वो आकर्षित करेगा? तो जब पृथ्वी चंद्रमा को 10 के पावर 20 न्यूटन बल से आकर्षित कर रही है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी को 10 के पावर 20 न्यूटन से आकर्षित करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या बढ़ता है या फिर घटता है या फिर स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो गुरुत्वीय त्वरण है वो घटते जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में सही कथन, यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है, निम्न में से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जो जी का मान है, यहाँ पे जी का मान पूछ रहा है, जी का मान समान रहता है। दूसरा दिया गया है, विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। तीसरा दिया गया है, पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, या फिर ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों पर जो जी का मान है वो विषुवत रेखा के तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? कौन सा ऐसा तथ्य है जो ये दर्शाता है? पहला दिया गया है, गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, सूर्य दिन और रात का होना, या सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासीय गति। कौन सा ऐसा तथ्य है जो पृथ्वी पर कोई एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? कौन सा ऐसा तथ्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी दिया गया है, पृथ्वी का सूर्य की ओर और परिक्रमण करना। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में पूरा करती है, मशीन की शक्ति क्या होगी? अब शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य, ठीक है, कार्य बटा समय, ठीक है। हमें दिया गया है कार्य
500 जूल। ठीक है, तो हम कार्य की जगह में 500 रखते हैं। ठीक है, ये मैंने 500 रखा और समय दिया गया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दिया गया है। अब हम इसको अगर काटें तो कितने बार में जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। मैंने बता रखा है, ट्रिक से भी हमने याद रखा है कि शक्ति जिसके पास होती है वो दूसरों को वाट लगा देता है। ये हमने ट्रिक के माध्यम से याद रखा है। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है, बेलन का जो गुरुत्व केंद्र है वो होता है कितना होता है। बेलन का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ होता है, एक्चुअल में जो बेलन है उसका गुरुत्व केंद्र बेलन के बाहर कोई बिंदु पर होती है, या उसके ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु है, या फिर कहीं भी हो सकता है, या उसके आधार पर स्थित कोई बिंदु। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ होता है। तो बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान, ठीक है, यहाँ पे फिर से प्रिंट मिस्टेक, जी का मान होगा, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा, क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो गया, नगण्य होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक गेंद को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका जो जी का मान है वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं। ठीक है, क्या यह संभव है कि कोई जो वस्तु है वो जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं। ऑप्शन ए दिया गया है हाँ नहीं, या फिर हाँ नहीं दोनों, या फिर कोई नहीं। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ ये संभव है। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है दुगनी हो करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को दुगना करने पर जो द्रव्यमान कि बूझ की दूरी को हम दोगुना कर रहे हैं, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व करके भी देखा। ठीक है, हमने कैसे सॉल्व किया था, एक सूर्य दिया गया था, एक पृथ्वी दिया गई थी। ठीक है, अब इसकी जो दूरी थी r थी, इससे हमने 2r किया था। ठीक है, यानी कि दोगुना कर दिया था। तो दोगुना जब किया था तो इसका आंसर क्या आया था, 1/4 यानी कि 1/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी, हमारा पहला द्रव्यमान कौन था, सूर्य था, और दूसरा द्रव्यमान पृथ्वी था, और बीच की दूरी कितनी थी, r। अब बीच की दूरी को, द्रव्यमान की जो बीच की दूरी है उसको दोगुनी करने पर, ठीक है, दोगुनी करने पर जैसे हमने 2r कर दिया था, ठीक है, दोगुनी कर दिया था, तब इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल आया था वो आया था 1/4 यानी कि 1/4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कौन सा मात्रक है, क्या न्यूटन मीटर पर किग्रा या फिर न्यूटन मीटर पर किग्रा। सभी ऑप्शन समान है क्या, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, न्यूटन मीटर किग्रा स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऑप्शन बी में देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, मीटर में भी और किग्रा में भी। ठीक है, और ऑप्शन जो डी है मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका क्या मात्रक होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र में उठने वाले ज्वार है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया, समुद्र में उठने वाले जो ज्वार का कारण है, क्या कारण होगा। ऑप्शन ए चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन बी सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का जो कारण है वो है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाला रेखा समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, द्रव्यमान का, रेखीय वेग का या फिर कोणीय संवेग का। रेखीय संवेग या कोणीय संवेग, क्या आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोणीय संवेग। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका भार कहा जाता है। ऑप्शन जो ई है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, कहाँ लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम? केवल अनावेशित कणों पर, या फिर केवल ग्रहों के लिए, या केवल आकाशीय पिंडों के लिए, या सभी पिंडों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है वो सभी पिंडों पर लागू होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।